नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पीटीटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि आपके सामान्य हिंदी में बहुत ही बार पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो है वर्ण की जो ध्वनि होती है उसका उच्चारण स्थल क्या है ना। कई सारे प्रश्न आपने देखे होंगे यदि आपने मॉडल पेपर को सॉल्व किया होगा, जो अपने हर संडे के दिन आपके महा मॉडल पेपर की क्लास लाई जाती है, जिसमें चारों विषय के आपको एक साथ 200 प्रश्न देखने को मिलते हैं पेपर के पैटर्न के आधार पर। तो उसी आधार पर अपन ने देखा होगा कि सर्वाधिक जो प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं वो आपके वर्ण विचार से पूछे जाते हैं, चाहे वो तत्सम हो, तद्भव हो, चाहे आपका विदेश देश शब्दों से पूछ ले, चाहे वर्णों का उच्चारण स्थल है वहाँ से पूछ ले, चाहे संयुक्त वर्ण या वर्णों की जो प्रकृति है उससे पूछ ले। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत ही छोटी क्लास रहने वाली है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर दे के जाने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो शुरू से एंड तक बने रहना है। तो जल्दी से अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी भाइयों दोस्तों उन सभी को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, अपना आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। अपन देखते हैं कि कई बार पूछा जाता है कि अपन क का उच्चारण स्थान कौन सा है, ख का उच्चारण स्थान कौन सा है, या फिर पूछ लेंगे अ का उच्चारण स्थान कौन सा है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम आपके पीटीटी में 2 या 3 प्रश्न तो पक्का ही इससे पूछे जाएंगे, है ना। इसलिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक बन जाता है और इसको अपन बहुत ही अच्छी तरीके से आज समझने वाले हैं। चलिए, वर्णों के उच्चारण स्थान देखो, जैसे नाम टॉपिक का नाम है ना, उससे ही पता चल रहा है। वर्ण का उच्चारण स्थान मतलब अपन उसका उच्चारण कर रहे हैं, अपन जब उसको बोल रहे हैं तो उसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, अपने मुख से, अपने शरीर के किस स्थल से अपन उस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, यही उस टॉपिक का नाम है। और क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा है, अपन बचपन से बोल रहे हैं दोस्तों, तो क्या है, ये अपने लिए एक मतलब आसान टॉपिक भी बन जाता है। लेकिन क्या है दोस्तों, थोड़ा बहुत समझ की ज़रूरत होती है। चलिए, परिभाषा की तरफ देखते हैं दोस्तों। मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनि का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं, ठीक है। ये तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होगी, नाम से ही पता चल रहा है। मुंह या फिर शरीर के जिस भाग से अपन किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं, ठीक है। इनको मुख्यतः कितने उच्चारण स्थानों में बांटा गया है? 6। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 6 भागों में बांटा गया है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, उच्चारण के स्थान पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये 6 भाग कौन से हैं, अपन इनको डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से उच्चारण स्थान इस पर आते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए, पहला जो आपका उच्चारण स्थान आता है दोस्तों, वो आता है आपके कंठ। कौन सा आता है दोस्तों? कंठ। कंठ का मतलब आप नाम से ही समझ रहे होंगे। चलिए, एक बार अपन इनके नाम देख लेते हैं, फिर अपन इनकी परिभाषा से अच्छी तरीके से अपन देखेंगे। कंठ। दूसरा जो होता है दोस्तों, तालु। कौन सा होता है दोस्तों? तालु। तीसरा होता है मुर्दा। मुर्दा मतलब तालु का ऊपरी भाग, तालु का ऊपरी भाग। चौथा जो होता है वो होता है दंत या फिर दांत, ठीक है। अगला जो होता है दोस्तों वो होता है ओष्ठ या फिर ओठ। और दोस्तों अगला जो होता है वो होता है नाक और या फिर नासिक। देखो, मूल रूप से अपन इनको कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 6 भागों में बांटते हैं। देखिए, वापस से बोलना है आपको। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि मूल रूप से जो वर्णों को बांटा जाता है ध्वनि के आधार पर, तो उसका कौन सा भेद नहीं है ना। आपको इन 6 भेद में से कोई 3 दे देंगे और एक भेद अलग दे देंगे। उसमें क्या करते हैं दोस्तों, 2 भेदों को मिलाकर एक बना देते हैं। जैसे कि कंठोष्ठ, ऐसा मिला के आपको एक दे देंगे, कंठ ओष्ठ, ठीक है। मूल रूप से आपको ध्यान रखना है कितने भाग होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। कौन कौन से? कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओष्ठ और नाक। आपने देखा होगा कुछ कुछ अक्षर को बोलने में नाक की ज़रूरत पड़ती है, कुछ होठ को ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अपने मतलब शरीर से ही अपन शुरू करते हैं। सबसे नीचे अपन बोलते हैं, जहाँ पर सर्वाधिक कंपन होता है वो कंठ हो गया, ठीक है। जब अपन थोड़े से ऊपर आए तो वो तालु वाला भाग होता है, और तालु के भी ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको अपन कहते हैं मुर्दा। क्या कहते हैं? मुर्दा।
उसके अगर बाहर की तरफ आते हैं तो अपन को ये दीवार टाइप दिखती है, उसको अपन दांत बोलते हैं। दांतों के आगे अपन देखते हैं होठ है, और होठ के ऊपर अपन देखते हैं नाक है। ठीक है, देखिए कंठ, तालु, मुर्दा। मुर्दा मतलब ये जो अपना जीभ जो होती है उसमें जो तालु का ऊपरी भाग होता है ना, तालु का जो ऊपरी भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। और जो मुंह का निचला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। दंत किसे कहते हैं, दांतों को कहते हैं। ओष्ठ किसे कहते हैं, होठ को कहते हैं। और नाक नासिका को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। जी दोस्तों, ये मूल रूप से तो कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, कई बार पूछा जाता है। चलिए, उच्चारण स्थान के आधार पर सभी वर्गों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। अब अपन देखते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कैसे होता है, किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है। जी दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया जाता है कि जितने भी आपके पीटीटी के हिंदी ग्रामर के जो टॉपिक है वो सभी टॉपिक्स आपके हमारे चैनल पर करवाए जा चुके हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मॉडल पेपर देने हैं, मिक्स क्वेश्चन को अटेंड करना है, और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि किस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, सिलेबस का एक पीडीएफ आपको अपने चैनल पर मिली हुई दिख जाएगी, जिसमें आपको क्या करना है कि उस सिलेबस को देखना है, हिंदी ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अगले सप्ताह से अपन क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एक मिक्स क्वेश्चन, मतलब एक काम करेंगे, टॉपिक वाइज अपन क्वेश्चन को शुरू करेंगे। जैसे एक दिन अपन सिर्फ संधि के क्वेश्चन करेंगे, 50-60 जो भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। एक दिन अपन समास के प्रश्न करेंगे, एक दिन उपसर्ग प्रत्यय ऐसे प्रश्न करेंगे। तो शायद अपने 10 दिन में 10 से 12 टॉपिक है आपके, और वो आपके हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, पहले आपको देखना है कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक का अपन वापस से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया या इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन उस टॉपिक का वापस से रिविज़न कर लेंगे। चलिए, तो जो पहला टाइप अपन ने पढ़ा था वो था कंठ्य, है ना। नीचे से अपन ने शुरू किया था, गला जो सबसे पहला आता है। ठीक है, कंठ्य बोलते हैं उसको। कंठ मतलब क्या होता है, गला होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, जिनका उच्चारण कंठ या फिर गले से होता है उसे क्या कहते हैं, कंठ्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण देखो, अब क्या करना है, अपन को पता कैसे चलेगा भाई कंठ्य क्या है, रटना है नहीं, अपन को क्या बोल के देखना है। जैसे बोल के देखो, आ, मुंह तो खुला रहेगा लेकिन जहाँ पर ज़्यादा जोर पड़ेगा ना वो आपके गले पर पड़ेगा। क बोल के देखो, क, ख, ना आपकी जीभ जो है वो कहीं टच हो रही है, ना आपके होठ आपस में टच होके बंद हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो जोर पड़ रहा है वो आपके गले पर पड़ रहा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं दोस्तों, कंठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ्य वर्ण कहते हैं। मतलब सेम टू सेम, बहुत ही आसान सा प्रश्न आएगा आपसे, सीधा सीधा ये पूछा जाएगा, क ख का उच्चारण स्थल कौन सा है ना। तो आपको याद रखना है कंठ्य है। अब देखो, क की तो पूरी लाइन आपको रटना नहीं है, क की पूरी लाइन, क ख ग ग ड। ठीक है, इसके अलावा आपको विसर्ग जो होते हैं उनका भी उच्चारण स्थल कौन सा होता है, कंठ्य होता है। और जो ह जो होता है, ह, उसका भी उच्चारण स्थल कौन सा होता है दोस्तों, कंठ्य होता है। दो तो स्वर अ और आ शुरुआत वाले, उसके बाद में क ख ग ग ड, फिर विसर्ग और फिर ह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन से वर्ण होते हैं, कंठ्य वर्ण होते हैं। अगले के ऊपर आते हैं दोस्तों, अगला क्या है आपका, तालव्य। ठीक है, अगला क्या है, तालव्य। जिनका उच्चारण इस तालु से होता है उसे क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। अब देखो, बहुत ही आसान है, अपन ने क्या किया था, शरीर के भागों से अपन ने याद किया था। जो कंठ था जो नीचे आ रहा था, फिर अपन ऊपर आए तो तालु, फिर अपन ने देखा मुर्दा, फिर आए अपने दंत्य, है ना, फिर आया जो ओष्ठ, और फिर अपन देखते हैं नाक, है ना। ये अपन ने शरीर के ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी ये शरीर के अंगों को ऊपर से नीचे तक बढ़ा रहे हैं, तभी तो ये अपन ने याद किए हैं। ठीक है, वैसे यदि आपको क गढ़ याद है, क से कबूतर हिंदी वर्णमाला याद है, तो पहली जो लाइन है वो कंठ्य है। ठीक है, और उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ह, जैसे क बोल रहे हो वैसे ह बोल रहे हो। देखो, अब देखो अंतर कहाँ पता चलेगा, तालव्य। तालव क्या होता है, जिसका उच्चारण स्थल तालु से होता है उसे क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। अब जैसे बोल के देखिए, ई, च, छ, ज,
बोल के देखिए, आपकी जो जीभ है ना वो तालु पर अड़ रही है। किसके ऊपर अड़ रही है दोस्तों? तालव्य पर अड़ रही है। तालु जो आपके मुख का हिस्सा है उसके ऊपर अड़ रही है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो च वाली लाइन है और ये जो श है, ये और श, ये आपके किस में आएंगे? तालव्य वर्ण में आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, और ई। ठीक है, चलिए अगला अपन ने देखा था मूर्धन्य, है ना। तालु के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। अब इनको जब बोलोगे ना तब आपकी जो जीभ है ना वो आपके मूर्धन्य से हटेगी, मूर्धा से हटेगी। किससे हटेगी? मूर्धा से हटेगी। मूर्धा क्या होता है दोस्तों? अरे मरा हुआ मुर्दा नहीं, मुर्दा मतलब आपके जो मुख का जो ऊपरी हिस्सा है, जीभ का जो ऊपरी हिस्सा है ना उसको कहते हैं। जैसे बोलिए ट, और मतलब बोल के देखिए, ट उच्चारण करोगे ना तो आपकी जीभ जो है वो ऊपर वाले हिस्से पर टच होएगी, ट, ठ, ड। लेकिन क बोल रहे हो तो वो जीभ आपकी कहीं नहीं हिल रही है, सिर्फ गले पर जोर पड़ रहा है। तो कंठ पर जोर पड़ रहा है तो वो कंठ हो गया। नीचे वाले हिस्से पर अड़ रही है तो वो आपके कौन सा हो जाएगा? तालु। और जो ऊपर वाले हिस्से पर टच होता है उसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। तो ये जो तीसरी लाइन है, ट, ठ, ड, ड, ण, र और श, तो ये किस में आ जाएंगे? आपके मूर्धन्य वर्ण में आएंगे। अगला देखिए दंत्य। दंत्य का मतलब क्या होता है? दांत वाले। दंत का मतलब क्या होता है? दांत। तो जिसका उच्चारण स्थल आपके दांतों से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि त, थ, द, द, न, ल, स। बोल के देखिए, उच्चारण करिए, त, थ, द, ध, न, ल, स, है ना। अब आप बोल रहे हैं तो क्या हो रही है? आपकी जो जीभ है ना दोस्तों वो कहाँ पर टच हो रही है? आपके दांतों पर टच हो रही है। बोल के देखिए, पहली जो लाइन थी उसमें जीभ कहीं नहीं जा रही थी। आपका जो क, ख वाली लाइन थी उसमें आपकी जीभ कहीं नहीं जा रही थी, सिर्फ आपके गले पर जोर पड़ रहा था, तो कंठ है। फिर आपने देखा कि जो आपकी जीभ जो है वो नीचे तालु पर टच हो रही है और वहाँ पर आपको महसूस हो रहा है, तो अपन ने देखा तालव्य। फिर अपन ने देखा मूर्धन्य, जिसमें आपकी जो जीभ है वो ऊपर वाले हिस्से को टच करती है, तो आप कहते हो मूर्धन्य। फिर आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपकी जो वर्णमाला जो आती है वो त, थ, द, द, न वाली आती है। और इसमें आप देखते हैं कि आपकी जो जीभ जो है वो किस पर टच होती है? आपके दांतों पर टच होती है, इसलिए वो कौन से हो गए? दंत्य वर्ण। ठीक है, अगला देखते हैं ओष्ठ। अगला क्या होता है? ओष्ठ। जिनका उच्चारण स्थल होठ से होता है या फिर ओष्ठ से होता है उसे क्या कहते हैं? ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि उ, प, फ, ब, भ, म। देखिए प बोली प, तो आपके जो दोनों होठ है वो चिपक के फिर अलग होंगे, प। जबकि क बोलो, क, जो दोनों होठ है वो बिल्कुल नहीं हिल रहे, है ना। त उसमें भी नहीं हिल रहे। लेकिन प बोलोगे ना तो आपके दोनों होठों को एक बार मिलके अलग होना ही पड़ेगा। ठीक है, फ, ब, भ, म। ये पूरी लाइन जब आप बोलते हैं तो क्या होता है दोस्तों? आपके होठों पर कुछ रिएक्शन होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। तो आपको याद रखना है उ, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, बोलोगे तभी आपको पता चल जाएगा क्या होते हैं ओष्ठीय वर्ण। चलिए अगला अपन इसमें एक और टाइप पढ़ते हैं जो कि होते हैं आपके अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, जिनका उच्चारण मुख और नाक से हो उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थल मुख से भी होता है और नाक से भी होता है, दोनों सम्मिलित रूप से होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? अनुनासिक या फिर नासिकीय वर्ण भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अनुनासिक मतलब नाक, ठीक है। नासिकीय मतलब भी नाक, ठीक है। जैसे कि न, ब, न, म। अनुस्वार और चंद्र बिंदु, आप ये जो सभी चीज़ें देखते हैं तो आप देखेंगे कि इनके उच्चारण के लिए आपको आपके नाक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनको क्या कहते हैं? आप अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अगला देखिए कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का मतलब क्या हो गया? अब इसमें कंठ की भी आवश्यकता होगी और तालव्य की भी आवश्यकता होगी। जैसे कि जिसका उच्चारण कंठ और होठ से हो उसे कंठ ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये कंठ तालव्य है, यहाँ पर तालु लिखना है आपको।
ठीक है, इसको कंठ तालव्य वर्ण भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि ए और आई, ये याद रखना है आपको, कंठ भी है और तालव्य भी है, इनमें दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए बोल के देखिए, ए, जो आपकी जीभ है ना वो दांतों के नीचे, मतलब नीचे वाले हिस्से पर चिपकी रहती है, और जो जोर है वो कहाँ पर पड़ रहा है, कंठ पर पड़ रहा है। आई, बोल के देखिए, ए आई। अगला देखिए कंठ ओष्ठीय, कंठ ओष्ठीय नाम से ही पता चल रहा है, कंठ प्लस ओष्ठ, मतलब इनका जो उच्चारण स्थल है वो कंठ और होठ दोनों से होता है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, कंठ ओष्ठीय वर्ण भी कहते हैं। जैसे कि ओ, देखो ऊ जो था वो तो सिर्फ ओष्ठीय था, ऊ और बड़ा ऊ, वो तो सिर्फ कैसा था, ओष्ठीय। लेकिन आपने देखा था अ जो था वो कैसा था, कंठीय था। तो अ और ऊ को मिलकर ही तो ओ और आऊ बना है ना। तो आपको याद रखना है ओ और आऊ कैसा है दोस्तों, कंठ ओष्ठीय है। कैसा है दोस्तों, कंठ ओष्ठीय। ओ देखिए होठों का भी यूज़ हो रहा है और साथ ही साथ में गले पर भी जोर पड़ रहा है, आऊ, है ना। जबकि ऊ बोलते हैं तो सिर्फ मतलब जो होठ है वो आपके गोल आकार के बनते हैं। चलिए अगला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही अच्छे मात्रा में पूछा जाता है। चलिए अगला है आपका दंत ओष्ठीय, जिसका उच्चारण स्थल कहाँ से होता है दोस्तों, दांतों से होता है और ओष्ठ से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, दंत ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। जैसे कि व, क्योंकि ये जो उदाहरण है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। व का उच्चारण स्थल कौन सा है, आपको ऑप्शन में मिलेंगे दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठीय, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको ध्यान देना है, व जो है ना इसको अपन कहते हैं दंत ओष्ठीय कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक अभी अपन ने पढ़ा कि किसका उच्चारण स्थल कहाँ से होता है, कैसे होता है। अब अपन प्रश्नों के माध्यम से आपका एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा, कि देखते हैं आपने कितना क्या सीखा है। यदि आपने अच्छी तरीके से देखा है तो आपको ये याद हो गए होंगे, है ना। तो अब अपन टेस्ट के माध्यम से अपन इनको देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका, चलिए एक बार अपन वापस से रिवीजन कर लें, पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर क्वेश्चन देख लेते हैं ना। चलिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कंठ्य, कंठ्य में अपन ने देखा था कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण स्थल में किसका जोर पड़ता है, कंठ का जोर पड़ता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, कंठ्य वर्ण। जैसे कि अ, आ और क वाली लाइन, इसके अलावा अपन को याद रखना है विसर्ग और ह। अगला अपनी जो लाइन आती है वो आती है आपकी च वाली लाइन। जब आप हिंदी वर्णमाला बोलते हैं तो च वाली लाइन आती है, उसको अपन ने देखा कंठ से ऊपर तालु, है ना, कंठ से ऊपर क्या आता है, तालु। तो वैसे आप याद रख सकते हैं जैसे च वाली लाइन, और ई के अलावा आपको ये य और श भी याद रखने। देखिए ये जो श है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ये जो स है ये तालव्य में आता है, और जो दूसरा वाला जो श है इसको आप किस में रखते हैं, मूर्धन्य में रखते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए मूर्धा, जिसमें आपकी जो जीभ है वो किस पे टकराती है, मूर्धन्य पे टकराती है। जैसे कि ट ठ ड ड न, मतलब जो मुख का जो ऊपरी भाग होता है उससे जाके टकराती है, उसे आप क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। दंत्य क्या होते हैं, जिसमें आपकी जीभ दंत से टकराती है, जैसे कि त थ द द न और ल और स। ये जो श है ना इनका बहुत ध्यान में रखना है। जो श था वो किस में था, तालु में। ये वाला जो श था ये कैसा है, मूर्धन्य, और ये वाला जो स है वो कैसा है, दंत्य। स को आप तीन तरीके से बोलते हैं, श, स और स, ठीक है। अब आपको बोलने में तो सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका जो उच्चारण स्थल है ना वो अलग अलग है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, जो हिंदी वर्णमाला में आपको अलग अलग अक्षर देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही मतलब वैज्ञानिक रूप से इनका वर्गीकरण किया गया है। जो अपनी हिंदी भाषा है ना, जो संस्कृत से निकल के आई है, बहुत ही शुद्ध है दोस्तों, है ना। इसके हर एक पक्ष में बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं, ठीक है। आप देखते हैं स अलग अलग तीन एक ही जैसे है, लेकिन अपन बोलते अलग है, लेकिन आपका यहाँ पर अगर वर्गीकरण देखते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ओष्ठ क्या होते हैं, जिसमें अपन होठों की मदद लेते हैं, अनुनासिक में आप नाक की मदद लेते हैं। ओष्ठी वाले अपन ने उदाहरण देख लिए, ऊ प फ ब ब म। इसके अलावा अनुनासिक में अपन ने ये जो न वाले होते हैं, न म ण ब ड, ऐसा अपन देखते हैं। चंद्र बिंदु देखते हैं, ये अनुनासिक होते हैं जिसमें नाक की आवश्यकता होती है। कंठ तालव्य में अपन ने ए और आई देखा, कंठ और तालु का जो योग से
बोले जाते हैं। कंठ ओष्ठीय में अपन ने देखा कि कंठ और होठों से जो बोले जाते हैं। इसके अलावा अपन ने दंतोष्ठ में देखा कि दांतों और होठों की मदद से जो बोले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। वह जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। चलिए अब अपन करते हैं प्रश्न की मदद से कि देखते हैं आपने कितना सीखा है और क्या सीखा है। जल्दी से कमेंट करके बताना है। निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण है? ह, त, ट, प। क्या करना है? उच्चारण करके देखना है। चलिए अब नीचे से शुरू करते हैं। प, अरे दोनों होठ है जो कि चिपक के अलग हो रहे हैं, तो ये तो ओष्ठी हो गया। चलो हटा भाई। ट, ट में देख रहे हैं कि जो जीभ है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये भी नहीं है। त, जीभ कहाँ हट रही है? दांतों पे हट रही है। ह, क वाली लाइन पूरी, और ह जो था वो किस में था? कंठीय में था। पढ़ा था ना? चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप स्वर पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो कुल स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 10, 11, 12 और 13। जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या इसका उत्तर रहने वाला है दोस्तों। जी दोस्तों जल्दी से बताइए, बोल के देख लीजिए, गिन लीजिए। चलिए याद रखना है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 11। कितनी होती है दोस्तों? 11, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? ऑप्शन आपके सामने है 32, 34, 36 और 33। देखो स्वरों की संख्या भी आपने देख ली, अब आपसे पूछा है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए क्या आप इसी को इसमें इंक्लूड कर देते हैं अपन उच्चारण स्थल में ही। स्वर और व्यंजन में अंतर क्या होता है ना? एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या होता है, या फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि स्वतंत्र उच्चारण वाला वर्ण कौन सा है। आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि स्वतंत्र उच्चारण वाला वर्ण कौन सा है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, य, ख, री, री को हटा दीजिए, ग मान लीजिए, और एक मान लीजिए अ। ये 4 ऑप्शन है और आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से स्वतंत्र उच्चारण वाला वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना है, आप यदि स्वर और व्यंजन की जब परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या होता है? स्वर वो होते हैं जिनको उच्चारण करने हैं तो किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। और व्यंजनों के उच्चारण करने हेतु आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो देख पा रहे हैं, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो स्वतंत्र उच्चारण वाला जो वर्ण हो जाएगा वो कौन सा होगा? आपके अ। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एक स्वर है। क्या है दोस्तों? स्वर है। तो अब बात करते हैं अपन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क जो है वो किस वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से क्या है? मतलब क का वर्ण का उच्चारण किस से होता है ये आपको बताना है। ओष्ठ, कंठ, दंत्य या फिर तालु। जी दोस्तों सभी को कमेंट करके बताना है क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। क वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से क्या स्थान है? ये तो बहुत ही सरल है दोस्तों, क्योंकि पहला ही अपन ने पढ़ा था कि जो क वाली जो लाइन होती है उसके अलावा जो ह होता है और अ और आ जो मात्राएं होती है, इसको अपन किसके अंदर रखते हैं? कंठीय वर्णों के अंदर रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका, झ का उच्चारण स्थान है। झ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत्य, कंठ, तालु और ओष्ठ। जिस तरीके से आपको ट्रिक बताई है, हिंदी वर्णमाला आपको क्रम से याद है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जी दोस्तों जल्दी से बताना है। सबसे पहली जो लाइन थी वो अपन ने नीचे से शुरू की थी, तो अपन ने याद किया था कंठ। कंठ के ऊपर आपने जो दूसरी लाइन थी उसको कैसे याद किया था? तालु। तीसरी लाइन उसके ऊपर मुर्दा। चौथी लाइन जो थी वो दंत्य। पांचवी लाइन थी जो ओष्ठ। और फिर अपन देखते हैं कुछ जो अक्षर थे उनको अपन नासिक्य भी बोलते हैं ना। तो देखिए ज कौन सी लाइन में आता है? दंत में, कंठ में, तालु में या फिर ओष्ठ में? कंठ में तो आता नहीं है। ज बोल के देखो, आपकी जो जीभ है वो तालु पर अटती है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, फ का उच्चारण स्थान है।
दंत, कंठ, मुर्दा या फिर ओष्ठ? बोल के देखिए। ये फ जो है वो कौन सी लाइन में आता है? प वाली लाइन में। प, फ, ब, भ, म। बोलिए, क्या दंत है? नहीं है। क्या कंठ है? नहीं है। क्या मुर्दा है? नहीं है। क्या ओष्ठ है? हाँ। जब अपन बोल रहे हैं तो अपने दोनों होठ है जो कि क्या हो रहे हैं दोस्तों? चिपक रहे हैं। इसके अलावा आपको प वाली लाइन के अलावा क्या याद रखना है? ऊ और बड़ा ऊ भी क्या होते हैं? ओष्ठीय वर्ण होते हैं। अगला है आपका, ठ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। ठ का उच्चारण स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके दंत, कंठ, मुर्दा और ओष्ठ। ट से टमाटर वाली जो लाइन है वो आपको बतानी है कौन सी उसके अंदर आती है, कितने नंबर पर आती है। पहली लाइन होती है ख की, दूसरी लाइन होती है आपके च वाली, तीसरी लाइन होती है आपके ट से टमाटर वाली, है ना। जो लाइनें याद की होगी हिंदी वर्णमाला की। तो पहले मैंने क्या बताया, पहली जो लाइन है वो किससे आती है? सबसे नीचे वाले हिस्सा। अपना अगर मान लीजिए, ये देखो अपनी पेंटिंग इतनी अच्छी तो है नहीं लेकिन फिर भी अपन बना लेते हैं। चलिए, सबसे पहला जो गला आता है, मान लीजिए ये गला है, ये सर है, ये नाक है बाई की, और ये देखिए ये इसके होठ है। ठीक है, तो सबसे नीचे जो आता है वो क्या आता है दोस्तों? पहले गला आता है। तो पहली लाइन को अपन किस में रखेंगे? गले में। ऊपर जो दूसरी लाइन आएगी उसको अपन किस में रखेंगे? तालू में। किस में रखेंगे? तालू में। फिर किस में रखेंगे? मुर्दा में। मुर्दा क्या होता है? मुख का ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसको आप क्या कहते हैं? मुर्दा। फिर आप मुंह में जब बाहर की तरफ आएंगे, पेंटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, चलो इसको मिटाई देते हैं। सबसे पहले गला, उसके बाद में तालू, उसके बाद में मुर्दा, उसके बाद में दंत, उसके बाद में ओष्ठ, उसके बाद में नासिक। ऐसे आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 6 भाग होते हैं, ये अपन ने याद कर लिए। तो आपको ट वाली लाइन याद करनी है, तो ट वाली लाइन तीसरे नंबर पर आती है। तीसरा नंबर किसका होता है? मुर्दा का होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ट का उच्चारण स्थान है, देखिए वापस वही आ गया, दंत, कंठ, मुर्दा, ओष्ठ। जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या इसका उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों, अरे जो ठ से ठटेरा का था वैसे ट से टमाटर का है, क्योंकि है तो एक ही पंक्ति। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुर्दा। चलिए, अगला प्रश्न है, क का उच्चारण स्थान है, वापस रिपीट हो चुका है। अपन जानते हैं क का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो कौन सा होता है? दंत्य? नहीं। कंठ्य? हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का जो ये टॉपिक है वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हो गया है तो थम्स अप करके आप ज़रूर बताइए, और कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि ये जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। और ये आपके कम से कम 2 क्वेश्चनों को ज़रूर आप पेपर में इसमें से पाएंगे। ठीक है, 2 प्रश्न मतलब 6 नंबर। बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, और आपको ट्रिक की सहायता से बताया हुआ है। आपको क्या करना है, एक बार हिंदी वर्णमाला को लिख लेना है। कई बार क्या, कई बच्चे क्या भूल जाते हैं, पहली लाइन कौन सी आती है, दूसरी लाइन कौन सी आती है। एक बार लिख के देख लो कि आपको याद है या नहीं है हिंदी वर्णमाला। ठीक है, फिर आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, गला, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिक्य। फिर आप उनका वर्गीकरण कर दीजिए और आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल है। पेपर में जब भी प्रश्न आए बोल के देखना है, और ट्रिक को आपको याद में रखनी है। आपका ये जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि पीटीटी की संपूर्ण तैयारी रेगुलर रूप से हमारे चैनल पर करवाई जा रही है दोस्तों। साथ ही साथ आप सभी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, जिससे सभी आपके दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।